सबसे पहले तो शुक्रिया करना चाहती हूँ मैं फरीद साहब का, इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के तमाम मेंबरान हैं उन सबका मुझे इनवाइट करने के लिए इस प्रोग्राम में। और जैसा कि जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स शेयर किए गए उससे पता चला कि ये मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग है, तो वेरी हैप्पी कि इस ट्रेनिंग का मुझे हिस्सा बनाया गया। जो टॉपिक जो मजमून मुझे दिया गया है वो है एजुकेशनल बॉडीज एंड गवर्नमेंट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स। और चूंकि मेरे पास 2 दिन है, आज का और कल भी इसी वक्त पे हम लोग मुखातिब होंगे, तो मैंने इसको इस तरह से डिवाइड किया है कि मैं आज जो है वो एजुकेशनल बॉडीज के बारे में बात करूंगी और कल मैं इनिशिएटिव्स के बारे में बात करूंगी। जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के इनिशिएटिव्स हैं उनके सिलसिले में कल मैं जिक्र करूंगी। तो जैसे कि अभी पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से में ताल्लुक रखने वाले जो टीचर्स हैं वो इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तो जाहिर है कि एजुकेशनल बॉडीज के बारे में जानना तो जरूरी है। और मैं तो अभी जामिया मिलिया इस्लामिया में काम कर रही हूँ। 2019 से मैं यहाँ जामिया का हिस्सा हूँ। उसके पहले मैं जिस इंस्टीट्यूशन में काम करती थी, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी NCERT में 2013 से लेकर के 2019 तक। सेम डे मेरी ज्वाइनिंग हुई और जिस दिन छोड़ा है NCERT उसी शाम में मेरी ज्वाइनिंग जामिया में हुई है। तो NCERT के का जो जिक्र है वो मैंने इसीलिए इस फहरिस्त में सबसे ऊपर रखा है, NCERT में। और अल्हम्दुलिल्लाह SCERT में भी मैंने काम किया, SCERT दिल्ली में भी। तो मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं इनका इनका क्या रोल है हमारे सिस्टम में, एजुकेशन में इंडिया की, उसके बारे में जिक्र करूंगी। उस इन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगी। हमारे इन कंट्री में जो एजुकेशन का सिनेरियो है वो बदला जब हमें आफ्टर इंडिपेंडेंस पहली पॉलिसी मिली इन द ईयर 1968। जो कोठारी कमीशन आया 64 में स्टैब्लिश किया गया, फिर 66 के अराउंड रिपोर्ट आई। उसके बाद फिर उन रिपोर्ट्स को सामने रखते हुए जो पहला एजुकेशन कमीशन था वो हमें मिला। और उस टाइम पे जो हालात थे कंट्री के वो बहुत फर्क थे, जो अभी के हालात हैं उसमें और तब के हालात में बहुत फर्क था। उस टाइम पे जो बेयर नेसेसिटीज थी उनके लिए भी जूझ रहा था कंट्री। और एक तरह से देखा जाए तो एजुकेशन के बारे में तो तब सोचते ना जब अपनी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी हो जाती। लेकिन इस चीज को समझा गया कि अगर एजुकेशन के में हम पीछे रहेंगे तो और बाकी चीजों में अपलिफ्ट होना बहुत मुश्किल है। और इसी वजह से कोठारी कमीशन की जो रिपोर्ट थी और जो पॉलिसी थी 68 वाली, वो पॉलिसी बहुत एक ऐसा दस्तावेज है जिसने सिस्टम को पूरा चेंज कर दिया, बदल दिया। मगर हमारे कंट्री में ऐसा नहीं कि उसके पहले कुछ हो नहीं रहा था, पॉलिसी के पहले भी हो रहा था। और NCERT जो इंस्टीट्यूशन है वो पहले ही डेवलप हो गया था। 1961 में NCERT का जो कॉर्नर स्टोन है, जो उसका फाउंडेशन स्टोन है, रख दिया गया। NCERT स्टैब्लिश हो गई। छोटा सा उस टाइम पे छोटी सी बिल्डिंग बनी जो कि धीरे धीरे करके बहुत बड़ी होती गई। और मैंने ये पूरा अपना जो डिस्कशन है उसमें PPT के बजाय मैंने ये डिस्कस भी किया था फरीद साहब से कि मैं चाहूंगी कि मैं जो कुछ भी डिस्कस कर रही हूँ उसको कभी भी आपको अगर फिर से देखना है, रिवाइज करना है, तो सीधे आप वेबसाइट पे जा सकें। इसलिए मैं डायरेक्ट वेबसाइट्स पे जाऊंगी। मैं अभी अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आपको स्क्रीन पे जिन जिन इंस्टीट्यूशंस के बारे में मैं बात कर रही हूँ उनकी वेबसाइट्स पे मैं लेके जाऊंगी। और वहां पे से कैसे जानना है उसके बारे में, अगर उसकी हिस्ट्री को जानना है, उनका रोल, उनके ऑब्जेक्टिव्स, जो विजन है, जो मिशन है, उसको जानना है, तो वो वहां पे ही पता चल जाएगा। 1961 में NCERT की का जो तामीर हो चुकी थी। अब मैं जरा सा अपना स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। तो उसकी वेबसाइट है, NCERT की वेबसाइट ओपन करिए। अगर आप गूगल पे NCERT डालेंगे तो पहला ही सर्च रिजल्ट आपको NCERT वेबसाइट पे लेके जाता है। और वहां पे जाकर के जो अबाउट अस वाला सेक्शन है उसे ओपन कर लेंगे तो वहां पे आपको उनकी डिटेल मिलेगी। 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इंस्टीट्यूशन को कायम किया था, कॉन्स्टिट्यूट किया था। और इस इंस्टीट्यूशन का जो रोल है वो स्कूल एजुकेशन में बहुत अहम है। बाद में टीचर एजुकेशन में भी इसका कुछ दखल है,
और जो हो गया बाद में, लेकिन इसका जो बेसिक पर्पस था इसको एस्टैब्लिश करने का, वो ये था कि हम स्कूल एजुकेशन के एरिया में जो तमाम पॉलिसीज बननी है या जो तमाम रेवोल्यूशंस होने हैं, जो कुछ भी रिफॉर्म्स करने हैं, उन सब के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को किस तरह से एडवाइस किया जा सके और कैसे उसको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में एडवाइस किया जा सके, उसके लिए इस इंस्टीट्यूशन को कायम किया गया, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग या NCERT को, जो अपने आप में एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है। 1961 में ये कायम तो हो गया था, लेकिन जो इसको एक तरह से अपलिफ्टमेंट मिला या इसका जो रोल है वो बहुत अच्छी तरह से लोगों ने महसूस किया जब हमारी पहली पॉलिसी आ गई। और जो अगर आप कोठारी कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ें तो उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने 19 जो सेक्शंस हैं किए हैं और उसमें बताया है कि किस किस ये कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें काम होना चाहिए। तकरीबन हर वो एरिया जिसमें एजुकेशन को अपना काम करना चाहिए, चाहे वो वोकेशनल एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर एजुकेशन हो, स्कूल एजुकेशन हो, साइंस एजुकेशन हो, टीचर एजुकेशन हो, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन हो, बच्चों की जो बिल्कुल छोटे बच्चों की एजुकेशन है, एडल्ट एजुकेशन है, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल एरिया इज टच्ड बाय द कोठारी कमीशन रिपोर्ट। और उसके बाद जो पॉलिसी जब आई थी तो उसमें भी इन चीजों को जिक्र किया गया बहुत अच्छी तरह से। तो जब जो बन चुका इदारा था उस इदारे की के जो रोल्स थे उनको और ज्यादा स्ट्रेंथ मिली। इस इंस्टीट्यूशन का काम ये है कि वो स्कूल एजुकेशन के एरिया में होने वाले तमाम जो इनिशिएटिव्स हैं, उन इनिशिएटिव्स की शुरुआत इनसे ही होती है, उन सब पे काम होता है। करिकुलम बनना हो, चाहे वो NCFs बने हो या वो टेक्स्ट बुक्स का डेवलपमेंट। मैं क्योंकि 7 साल तक NCERT का हिस्सा रही हूँ तो मुझे पता है कि वहां पे कितना रिगरस काम होता है। सबसे पहले पॉलिसी आती है, जो जो एक सिस्टम है वो ये है कि किसी भी कंट्री में, हमारे देश में ही नहीं और दूसरी जगहों पे भी, सबसे पहला काम होता है पॉलिसी का डेवलपमेंट। एक बार जब पॉलिसी आ जाती है तो उसके बाद दूसरा काम होता है कि उस पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स का बनाया जाना। और हम लोग अब तक 5 करिकुलम फ्रेमवर्क्स देख चुके हैं। ये जो रिसेंट आए 2022 और 23 में NCF जो फाउंडेशन स्टेज का NCF है और उसके बाद NCF SE जो 2023 में आया वो लेटेस्ट है। उसके पहले 2005 में आया, उसके पहले 88 में आया और उसके पहले भी 2 NCFs आ चुके हैं। तो जो पॉलिसी आती है उसके बाद पॉलिसी को कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाए उसके लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आता है जो पीरियोडिकली आते रहे हैं। उसके बाद फिर सिलेबस डॉक्यूमेंट डेवलप किया जाता है, क्योंकि करिकुलम का ही एक हिस्सा है सिलेबस। करिकुलम तो सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज व्हिच कम्स अंडर द एजेस ऑफ अ स्कूल। ये करिकुलम की एक डेफिनेशन है जो ऑलपोर्ट ने दी थी और बड़ी बड़ी सटीक डेफिनेशन है। सब कुछ जो हम करते हैं पढ़ाने के वक्त, स्कूल की एजेस में, कॉलेज की एजेस में, जो कुछ भी हम करते हैं, एवरीथिंग, एवरी सिंगल एक्टिविटी कम्स अंडर करिकुलम। तो करिकुलम फ्रेमवर्क बनता है और उसके बाद फिर सिलेबस बनता है जिसमें कि जो कंटेंट है, जो जो पढ़ाया जाना है, वो बेसिक कंटेंट, उसके बारे में कि क्या क्या चीजें पढ़ाई जाएंगी, उसका एक हायरार्किकल मैनर में उस दस्तावेज में मेंशन होता है। वो सिलेबस डॉक्यूमेंट होता है। जब सिलेबस डॉक्यूमेंट बन जाता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है उस सिलेबस को की तफसील, वो होती है टेक्स्ट बुक के अंदर। तो टेक्स्ट बुक डेवलप करना ये मैंडेट है NCERT का। अब NCERT के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हैं जिसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। मैं तो दिल्ली में जो हेड ऑफिस है, मैं यहाँ पे मैं पोस्टेड थी। और अगर आप दिल्ली का जो हेड ऑफिस है जो हौसखास के पास है, अच्छीनी एरिया में, वहां पे आप जाते हैं तो वहां पे आपको दो NCERT के दो जो विंग्स हैं वो मिलेंगे। एक तो है NI जिसको हम कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जिसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, तो जाकिर हुसैन खंड है, रामानुजन ब्लॉक है, इसके अलावा जानकी अम्मल ब्लॉक है, पंत
जो जीवी पंत सेक्शन है जिसमें लाइब्रेरी भी आती है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है एनसीईआरटी की। और इसके अलावा एक दूसरा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी CIET। ये दो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एनसीईआरटी के, ये दिल्ली में। मैं CIET में 6 साल तक, और उसके बाद जो NIE है उसमें 1 साल, तकरीबन पूरा टोटल 7 साल के अराउंड मैं इस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा रही हूँ 2013 से 19 तक। यस। सो ये जो दोनों इंस्टीट्यूशन है NIE, इसके अंदर जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो सब के सब किसी ना किसी तौर से टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। और CIET का जो रोल है वो एजुकेशनल ई कंटेंट का डेवलपमेंट, एजुकेशनल ई कंटेंट के डेवलपमेंट के साथ साथ ई कंटेंट डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देना, तमाम टीचर्स को अगर ई कंटेंट डेवलप करना है उसकी ट्रेनिंग देना। इसके अलावा CIET के पास और भी बहुत सारे काम है, जैसे कि उनके पास 12 एजुकेशनल चैनल्स हैं जो PM ई विद्या के अंडर आते हैं। हर क्लास के लिए एक चैनल, वो चैनल्स पे प्रोग्राम टेलीकास्ट होते हैं जिन प्रोग्राम्स को स्कूल्स के बच्चों को दिखाया जाता है। इसके अलावा आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन, एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन दोस प्रोग्राम्स कैन व्यू द प्रोग्राम्स ऑन द TV चैनल्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं जो एजुकेशनल इनिशिएटिव्स हैं CIET के और NCERT के और ये तमाम इंस्टीट्यूशंस के, उन पे तफसील से मैं कल बात करूंगी। लेकिन इस NCERT का पहला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो NIE, उसके बाद CIET, जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के एरिया में हमारे देश में स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के एरिया में एपेक्स बॉडी है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है जिसका हेड ऑफिस भोपाल में है, इट्स नेम्ड एज PSSCIVE। फुल फॉर्म है पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। पूरे देश में वोकेशनल एजुकेशन के एरिया में जो एपेक्स बॉडी है वो PSSCIVE है। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। अगर कभी भोपाल जाइए और वहां पे आपको RI, जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो वन ऑफ द RIs है, वो जो NCERT के रीजनल कॉलेजेस हैं उनमें से एक RI भोपाल है। अगर आप उसके कैंपस में जाएंगे तो ये PSSCIVE का जो कैंपस है वो भी RI प्रेमिसेस के अंदर ही है। बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, बट वहाँ काम और भी खूबसूरत होता है। वो लोग जो वोकेशनल एजुकेशन के कोर्सेज हैं, करीब आज से कुछ साल पहले की इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ, उस टाइम पे 106 कोर्सेज जो वोकेशनल एजुकेशन के कोर्सेज थे उनको उन लोगों ने डेवलप करा था। उसका कंटेंट, उसके ऊपर बहुत सारी किताबें वहाँ पे डेवलप होती रही हैं। वहाँ पे जो क्वालिटी फ्रेमवर्क है फॉर वोकेशनल एजुकेशन, NFEQF क्वालिटी फ्रेमवर्क कहलाता है फॉर वोकेशनल एजुकेशन, वो भी वहाँ पे डेवलप हुआ है। और वहाँ पे बहुत सारा काम होता है, बट वो काम का जो फोकस होता है वो वोकेशनल एजुकेशन है। सो भोपाल में है वो। इसके अलावा जो मैंने बताया रीजनल कॉलेजेस, रीजनल कॉलेज कहते हैं, बहुत लोग आम जबान में कह देते हैं, बट उसका जो एक्चुअल नाम है वो है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। हम लोग उसको शॉर्ट में RI कहते हैं, जो इंडिया में अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग, नॉर्थ ईस्ट, उसको नीरी भी कहते हैं, नीरी जो है वो शिलोंग में ये सिचुएटेड है। इसके अलावा NCERT ने के कुछ पब्लिकेशन डिवीजन के ऑफिसेज भी हैं जो इंडिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। पब्लिकेशन डिवीजन जो है उसका हेड ऑफिस तो इधर ही है, लाइब्रेरी बिल्डिंग के साथ ही लगा हुआ है दिल्ली में, लेकिन उसके डिफरेंट सेंटर्स हैं जो अलग अलग हिस्सों में है इंडिया के। और इनका काम ये है कि वो जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको यहाँ से NCERT की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको पूरे इंडिया में फराहम कराना। ये जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, अब देखो अगर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप देखें तो जो अजमेर और भोपाल का जो RI है वो सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ को कवर करता है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में भी एक खोल दिया गया है नीरी, तो वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को कवर करता है। भुवनेश्वर वाला पूरा ईस्ट को कवर करता है। जो भोपाल वाला सेंटर है वो वेस्टर्न रीजन को भी कवर कर लेता है। और इसके अलावा साउथ में मैसूर में जो RI है वो पूरा सदर्न रीजन को कवर करता है। यहाँ पे जो कोर्सेज होते हैं, अभी हम लोग आईटेप शुरू हो गया है। आईटेप की बात अभी जो नई वाली पॉलिसी NEP 2020 वाली उसने करी, उसने इंटीग्रेटेड कोर्सेज की बात की।
बट एक जमाने से जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है एनसीईआरटी के, वहां पे इंटीग्रेटेड करिकुलम, इंटीग्रेटेड कोर्सेज चले आ रहे हैं। बीएससी बीएड, बीए बीएड, एमएससी एमएड या एमए एमएड, ये जो कोर्सेज होते हैं इंटीग्रेटेड, जिसमें कि एक कोर्स जो एकेडमिक है और दूसरा जो प्रोफेशनल कोर्स है टीचर एजुकेशन का, उसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है। फायदा ये होता है कि एक साल, मतलब ऐसे अगर अलग अलग करते तो 5 साल में पूरा होता, बट अगर हम इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो 4 साल में ही जो कंबाइंड डिग्री है वो मिल जाती है। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आरआईज हैं, ये एक जमाने से जो ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं उनको चला रहे हैं और बड़ी अच्छी तरह चला रहे हैं, बहुत सक्सेसफुली चला रहे हैं। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी जो स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट हैं, वो तमाम जगहों पे पहले में हर आरआई के साथ, क्योंकि ये टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के रेंज में आ जाते हैं, हर एक आरआई के साथ एक मॉडल स्कूल भी होता है। क्योंकि जब जो बीएड कॉलेजेस हैं या बीएड के जहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं, उन लोगों को टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाना होता है, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम के लिए जाना होता है। तो अब जो आरआई के बच्चे हैं वो कहीं और क्यों जाएं, तो उसके लिए मॉडल स्कूल्स बनाए गए। तो अगर आप आरआई की प्रेमिसेस में जाएंगे, कभी कभी जाने का मौका मिले तो जरूर जाइए, देखिए वहां पे कैसे काम होता है। बड़ा अच्छे इस तरह से डेवलप किया गया है। हर एक आरआई में आपको स्टूडियोज मिलेंगे, हर आरआई में आपको स्कूल्स मिलेंगे, मॉडल जो मॉडल स्कूल्स हैं वो मिलेंगे, और बड़ी बड़ी अच्छी बिल्डिंग्स हैं, और वहाँ पे पढ़ाने का तरीका बहुत अलग तरीके से, जो कितनी मॉडर्न टेक्निक्स हैं जिनको डेवलप किया जाता है कहीं भी, सबसे पहले टेस्टिंग इधर होती है। तो ये एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है, और जो काम है वो स्कूल एजुकेशन के एरिया में रिसर्चेस करना, मटेरियल डेवलप करना। अगर आप इसका जो ये जो लोगो है एनसीईआरटी का, आप देखें तो उसमें 3 स्वान्स, जो स्वान्स होते हैं हंस, वो तीनों हंस हैं जो इन्होंने अपनी चोंच एक दूसरे के साथ फंसा रखी है। रिसर्च, डेवलपमेंट एंड डिसेमिनेशन, 3 जो स्वान है वो तीनों अलग अलग 3 चीजों को डिनोट करते हैं। रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना कंटेंट का, किताबों का और तमाम तरह के एजुकेशनल मटेरियल का, और फिर उसको डिसेमिनेट करना। ये तीनों काम जो है इस लोगो में बड़े अच्छे से इंडिकेट किया गया है, और इसके लिए ये इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है और करता चला जा रहा है। और भी बहुत सारी चीजें करता है ये इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लेता है, जिसके बारे में मैं डिटेल में कल बात करूंगी। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन जिसका मैं जिक्र करूंगी वो है एससीईआरटी। ऑल्दो एससीईआरटी ऑलमोस्ट हर स्टेट में है। देखिए हमारे कंट्री में हमारा जो आइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में रखा है। मतलब एजुकेशन देना सिर्फ सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसकी एजुकेशन जो है वो एक ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट्स, सो दैट दिस इट्स अ बिग ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इट वाज थॉट दैट अगर वो सिर्फ सेंटर को बोल दिया गया कि आप करो तो फिर वो दिक्कत होगी, तो डिसेंट्रलाइज कर दें और उसको मल्टीपल लेवल पे एड्रेस किया जा सके, इस तरह से बना दिया जाए। और इसके लिए क्या किया गया, सेंट्रल लिस्ट या स्टेट लिस्ट में ना डाल करके, लिस्ट होती है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। मतलब दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेंट्रल लेवल पे एनसीईआरटी है, और स्टेट लेवल पे आपको हर एक स्टेट, ऑलमोस्ट एवरी स्टेट हैज गॉट अ एससीईआरटी, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एससीईआरटी में भी करीब 1.5 साल मैंने काम किया है। एनसीईआरटी में मेरी ज्वाइनिंग जब हुई थी तो उसके पहले मैं सवा साल अराउंड एक साल 5 महीने के अराउंड मैं एससीईआरटी दिल्ली में थी। और एससीईआरटी दिल्ली के अंदर, हर एक एससीईआरटी के अंदर बहुत सारी डाइट्स, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो मैं यहाँ जो 9 डाइट्स हैं, हमारी जो एससीईआरटी दिल्ली है, इसके एजीज में 9 डाइट्स आती हैं। फिलहाल एक्सपेंशन हो रहा है, तो आगे चल करके आपको और डाइट्स जुड़ी हुई मिलेंगी, बट अभी फिलहाल 9। तो उनमें से एक डाइट जो दरियागंज में है, सेंट्रल जोन में आती है, मैं वहाँ पे साइंस की टीचर थी। जो शोभा है वहाँ पे साइंस का, उसमें मैं लेक्चरर थी। उसके बाद फिर एनसीईआरटी में सिलेक्शन हो गया तो उधर चले गए। तो एससीईआरटी जो है उसका रोल क्या है? एससीईआरटी, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो एनसीईआरटी किताबें डेवलप करती है ना, वो मॉडल टेक्स्ट बुक्स होती हैं, वो मॉडल
करिकुलम के हिसाब से होती हैं और मॉडल टेक्स्ट बुक्स हैं। ऑल्दो अब ये बात इस बात को सब जगह इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है कि एनसीईआरटी की किताबें ही चलेंगी हर जगह। इसके पीछे बहुत सारे दूसरे भी वजूहत हैं, लेकिन एक वजह ये भी है कि ऐसा ना हो कि सब स्टैंडर्ड कंटेंट स्टूडेंट्स तक पहुंचने लगे। इसलिए एटलीस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, इवन जो सारे के सारे सीबीएसई बोर्ड से के अंडर जो स्कूल्स आते हैं, वो सारे तो एनसीईआरटी की किताबों को ही चलाते हैं। बट देयर आर स्टेट बोर्ड्स, और जो स्टेट बोर्ड्स हैं वो मैक्सिमम अपनी बुक्स चलाते हैं, अपनी बुक्स उनकी होती हैं, स्टेट की अपनी बुक्स होती हैं। इसका रीजन है इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, और हम इतना ज्यादा डाइवर्स हैं कि कंटेक्सचुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हम एनसीईआरटी की बुक, जो कि हो सकता है एक मॉडल बुक है, उसको वैसे के वैसे उठा करके, खास करके जो छोटे बच्चों की किताबें हैं, उनको वैसे के वैसे उठा करके हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले जाए। हमने यहाँ एनसीईआरटी की किताब जो दिल्ली में डेवलप हो रखी है, ऑल्दो उसमें सारे देश के लोगों को पार्टिसिपेट कराया जाता है टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी में, बट स्टिल देयर आर सो मेनी लोकल थिंग्स, लोकल इश्यूज, जो टीचर को और उस स्टेट के निजाम को देखना पड़ता है कि जो टेक्स्ट बुक्स पढ़ाई जा रही हैं स्टेट बोर्ड में, वो कंटेक्सचुअलाइज्ड, ऐसा ना हो कि उन किताबों में लोकल चीजों को मिस कर दिया गया, लोकल कंटेक्स्ट को मिस कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, तिब्बत में, जो तिब्बत का जो रीजन है, ये लेह लद्दाख का जो रीजन है, वहां पे जब हम पढ़ा रहे हैं, हम ईवीएस पढ़ा रहे हैं, और हम वहां के बच्चों को अगर याक के बारे में नहीं पढ़ाते तो वो उनके साथ नाइंसाफी होगी। वाई? बिकॉज उनकी विसिनिटी में वो जानवर पाया जाता है। लेकिन वही जानवर के बारे में अगर हम राजस्थान में आके पढ़ाने लग जाएं, कोई मतलब नहीं, खास करके छोटे बच्चों की, क्योंकि उनकी जो स्टेज है उसमें वो, उनका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं शुरू हुई है कि वो हर चीज को, जो इमेजिनरी है या जो जिसको वो कभी एक्सपीरियंस शायद ना कर पाए अपनी लाइफ में, एक्चुअली एक्सपीरियंस ना कर पाए, उसको वो समझ जाए। इसके लिए ये जरूरी है कि उनका जो करिकुलम है, उनका जो सिलेबस है, वो कंटेक्चुअलाइज हो, उनके कंटेक्स्ट के हिसाब से, उनके माहौल के हिसाब से ढाला हुआ हो। तो ये जो ढालने का काम है, कंटेक्चुअलाइज करने का काम है मॉडल करिकुलम को, वो एससीईआरटी करे। और जितने स्टेट बोर्ड्स हैं उसके अंदर ये उन लोगों को ये लिबर्टी दी गई होती है कि आप स्टेट्स जो हैं अपने बोर्ड में, वो हो सकता है अपनी खुद की किताबें जो एससीईआरटी ने डेवलप करवाई हूँ या उस बोर्ड ने अपने हिसाब से बनवाई हूँ कंटेक्चुअलाइज टेक्स्ट बुक्स, वो उनको भी चला सकते हैं। बट अगर टीचर्स को ट्रेनिंग देना है स्टेट लेवल पे, टीचर्स की ट्रेनिंग है, इसके अलावा मटेरियल का डेवलपमेंट है, वही तीनों चीजें, डिसेमिनेशन ऑफ द मटेरियल है, अब तो ये कंटेंट डेवलपमेंट को भी उसमें ऐड कर दिया गया है। ये सारा काम स्टेट लेवल पे एससीईआरटी करती है। और एससीईआरटी के अंदर जो की रिसोर्स पर्संस या मास्टर ट्रेनर्स होते हैं, उनकी एक बार ट्रेनिंग एनसीईआरटी से करा दी जाती है। बेसिकली ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये एक मॉडल होता है जिसको कहते हैं कैस्केड मॉडल। झरना जो होता है, अगर आप झरने को देखें, ऊपर ऊंचाई पे से पानी निकलता है और नीचे जाके वो फैल जाता है। तो जहां से वो इनिशिएट होता है वहां पे वो बड़ा सकरा सा होता है, पतला सा, बट नीचे जब वो जाता है तो उसका पूरा जो फ्लो है, वो जो उसका पूरा दायरा है, वो बढ़ता चला जाता है। इन द सेम वे कैस्केड मॉडल ऑफ ट्रेनिंग वर्क्स। ट्रेनिंग करी जाती है पहले कुछ लोगों की, जो की रिसोर्स पर्सन या मास्टर ट्रेनर्स कहलाए जाते हैं। हो सकता है उनकी ट्रेनिंग एनसीईआरटी में बुला के कर दी जाए। फिर उन ट्रेनर्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जाएं और जाकर के और दूसरे टीचर्स को ट्रेनिंग दें, स्टेट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और इस तरह से करते करते जो पूरे इंडिया में लाखों टीचर्स, 15 लाख टीचर्स की ट्रेनिंग एक प्रोग्राम निष्ठा है उसके थ्रू करने की बात कही गई थी। इमेजिन कीजिए और कितने टीचर्स होंगे, सिर्फ कुछ को फोकस किया गया था उस टाइम पे। तो उन सब की ट्रेनिंग एक इंस्टीट्यूशन नहीं करा सकता, इसलिए रोल को बांट दिया गया। तो जो एससीईआरटीज है वो कंटेक्चुअलाइज करके अपने स्टेट को कवर करने का
बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड वे में उनको ट्रेनिंग कराना, उनको मटेरियल डेवलपमेंट करना और तमाम जो रिलेटेड काम है उनको उन सब कामों को करना उसका जिम्मा उठाती है। थोड़ा सा एक और भी बात होती है, देखिए फंड भी जनरेट जो होता है वो स्टेट लेवल पे भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट से भी फंड मिलता है एजुकेशन को और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास भी अपने फंड्स होते हैं, तो वो लोकल लेवल पे जो ट्रेनिंग्स हैं वो बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए कर्नाटका में ट्रेनिंग देनी है, तो अब वहां पे जो ट्रेनिंग होगी अगर वो उनकी लोकल लैंग्वेज में हो तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे टीचर्स। तो इसलिए फिर वो उस एससीईआरटी के थ्रू, अगर एनसीईआरटी को भी कोई काम कराना है और वो किसी स्टेट में है तो एनसीईआरटी पहले एससीईआरटी को कांटेक्ट करती है कि आप यू हैव टू आइडेंटिफाई द बेस्ट रिसोर्स पर्सन्स फ्रॉम योर विसिनिटी so that the training can be done in their own local language. लोकल लैंग्वेज में, मादरी जबान में जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो उसका बेस्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसके लिए फिर ये इंस्टीट्यूशंस मिलकर के काम करते हैं। ये जो मैंने अभी वेब पेज आपके सामने खोल रखा है एससीईआरटी दिल्ली का है। ऐसे ही अगर आप मल्टीपल जो स्टेट्स हैं उनके नाम एससीईआरटी प्लस महाराष्ट्र, एससीईआरटी पुणे ऐसे नाम से डालें, एससीईआरटी चंडीगढ़, हरियाणा की एससीईआरटी हम लोग अक्सर जाया करते थे। मैंने बहुत सारी एससीईआरटीज में ट्रेनिंग भी दी है, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी में काम करते हैं तो आपको तमाम जगहों पे जाना पड़ता है ट्रेनिंग्स देने के लिए। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये मिल करके स्कूल एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने का काम करते हैं। और साथ ही साथ टीचर एजुकेशन में भी इनका रोल होता है, क्योंकि जो स्कूल्स हैं वो एक तरह से लेबोरेटरीज हैं हम लोगों के लिए। हम लोग टीचर एजुकेटर्स हैं, हमारी लेबोरेटरी क्या है? हमारी लेबोरेटरी स्कूल्स, जहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो आगे चल करके फ्यूचर के टीचर्स बनने वाले हैं, उनको जब टीचिंग प्रैक्टिस करनी, जो स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम करना है, उसके लिए हम इन्हीं स्कूल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। वहां जो भी नया मेथड डिवाइस किया, कोई ऐसी टेक्निक है जिसको हम लोग चाहते हैं कि उसकी पेटेंट करा लें या हम उस टेक्निक को जनरलाइज करके परकोलेट करें सब जगह, उसके लिए पहले उसकी टेस्टिंग करनी होती है। और एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन द स्कूल्स एंड दीज स्कूल्स कम अंडर द एजिज ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, काइंड ऑफ स्टेट का सीआरटी हो या वो डाइट के अंदर, या डीओई जो आपने आजकल आप सब जानते होंगे, जो डीओई है, डीओई के अंदर जो स्कूल्स आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जो स्टेट के अंदर अंडर डीओईज होती हैं, उनके अंदर जो स्कूल्स हैं वो सब काम करते हैं। इसके अलावा और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके अंदर स्कूल्स हैं जहाँ पे ये टीचर ट्रेनिंग्स जाते हैं। तो ये हो गया एससीईआरटी। मैं थोड़ा जल्दी चलूंगी, नहीं तो पूरा नहीं हो पाएगा। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है, जो अभी बहुत गलत वजूहात से भी न्यूज में था, ऑल्दो इसका ये इतनी बुरी जगह नहीं है, इसको इसकी फंक्शनिंग जो है उसमें बहुत सारे फ्लॉज देखे गए। एडहॉकिज्म उसका एक मेजर वजह है, इसकी एडहॉकिज्म बहुत है इस इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन को जिस मकसद से बनाया गया था वो मकसद तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो जब ग्राउंड लेवल पे जाते हैं हम और जब हम काम करने का तरीका देखते हैं, वहां पे अगर परमानेंसी होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, जो लोग काम कर रहे हैं अगर वो परमानेंट होते हैं तो वो उनको जॉब सिक्योरिटी वगैरह सब होती है और वो कोई भी गलत काम नहीं करते। बट एडहॉकिज्म अगर होता है तो उन्हें कोई डर नहीं होता, छूट भी जाएगी नौकरी तो क्या होगा। तो थोड़ा सा इन सब वजूहत से ये इंस्टीट्यूशन की फंक्शनिंग पे क्वेश्चन होता रहा है। लेकिन ये इंस्टीट्यूशन का मकसद बहुत अच्छा था। एक्चुअली क्या हुआ, जब डिजिटल इंडिया कैंपेन आया और उसके बाद फिर स्वयं प्लेटफॉर्म बनाया गया, और ये एक विजन था कि स्वयं के अंदर जो कोर्सेज हैं उन कोर्सेज को पास करके जो क्रेडिट ट्रांसफर है वो मेन रिजल्ट में करवा दिया जाएगा, और उसके लिए जो क्रेडिट ट्रांसफर के लिए जो कोर्सेज लोग करेंगे वो प्रॉपर प्रॉक्टर्ड एग्जाम के थ्रू होगा। तब जरूरत महसूस हुई एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की जो एक सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन हो, जहां पे कोई भी जो स्वयं पे अपना कोर्स चला रहा है वो उस एग्जाम कराने का जिम्मा किसी एक इंस्टीट्यूशन को दे सके। तब इस इंस्टीट्यूशन को, जिसका नाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसको इमेजिन किया गया। तो मकसद तो ये था, लेकिन उसके बाद बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम्स, जैसे कि जो
मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम है, नीट जिसको पॉपुलरली कहते हैं, नीट कराने का जिम्मा, नेट भी एनटीए कराता है, नेट का एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, जो लेक्चरशिप के लिए होता है, उसका जिम्मा, और बहुत सारे दूसरे एग्जाम्स हैं। आजकल तो तमाम जो एग्जाम्स हैं जिनको जो कंबाइंड टेस्टिंग होती है उसके जरिए होते हैं, वो एग्जाम्स भी जो एनटीए है उसके ही जरिए हो रहे हैं, एनटीए ही ले रहा है, क्योंकि इस इंस्टीट्यूशन को एग्जाम कराने के लिए बना दिया गया। बड़े लेवल पे जब एग्जाम कराना होता है, और वो भी प्रॉक्टर्ड एग्जाम, प्रॉक्टर्ड एग्जाम का मतलब प्रॉपर एग्जाम सेंटर पे लोग आए, वहां पे बैठ करके वो एग्जाम दें, उनकी इन्विजिलेशन हो, और उसके बाद फिर उसको उसकी इवेल्युएशन कराया जाए, उसके बाद फिर रिजल्ट निकाला जाए, मेरिट बने, और फिर प्रॉपरली जो रिजल्ट है वो आउट हो। तो इस तरह से ये जो इंस्टीट्यूशन है इसको एक जिम्मा दिया गया कि सेंट्रलाइज लेवल पे ये बड़े बड़े एग्जाम्स को कराए, ताकि जो डिस्क्रिपेंसीज हैं एग्जामिनेशन सिस्टम की वो ना हो। लेकिन जब कोई बहुत बड़ा काम होता है तो उसमें छोटी छोटी चीजें गलत हो जाती हैं। वही इसके साथ भी हुआ है, तो मैं उन तफसीलों पे नहीं जाऊंगी। बात ये है कि जो मकसद था वो बहुत अच्छा था, हो सकता है इन फ्यूचर ये इंस्टीट्यूशन और बेहतर तरीके से काम करने लग जाए। रीजन यही था, विजन यही था कि सेंट्रलाइज तौर पे सारे एग्जाम्स लिए जाएं, ताकि कम से कम जो प्रॉब्लम्स हैं, इवैल्यूएशन की प्रॉब्लम्स है वो हो। एक और जो बहुत अहम वजह थी वो ये थी कि अगर देखिए कोई जैसे नेट का ही एग्जाम है, अब अगर मान लीजिए यूपी में अलग से हो रहा है, जैसे पहले होता था, हम लोगों ने जब दिया था मेडिकल एंट्रेंस, तो मैं यूपी से हूँ, तो पीएमटी का एग्जाम होता था। पीएमटी का एग्जाम आप यूपी का अलग से दे सकते हैं, आप किसी और स्टेट का अलग से दे सकते हैं, आप मल्टीपल जगहों पे जाकर के बच्चे एग्जाम देते थे। अब क्या होता था कि हो सकता है यूपी का रिजल्ट जो है, वो यूपी का जो क्वेश्चन पेपर है, ये अक्सर सुनने में आता था कि फला जगह का क्वेश्चन पेपर बड़ा आसान आया था, यहाँ का तो बहुत मुश्किल आया था, यूपी का बहुत मुश्किल आया था, फला जगह का बड़ा आसान आया था, इस जगह का एक बड़ा आसान आया था, वहां का बड़ा मुश्किल आया था। तो ये ना जो आप कह सकते हैं कि डिस्पैरिटीज थी, कि वहां पे मुश्किल आ गया, वहां पे आसान आ गया। तो सेंट्रलाइज होने से ये होगा कि एक ही एग्जाम है, लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर इज गोइंग टू बी द सेम फॉर द एंटायर कंट्री, सो एट पार हो जाएंगे। तो जो मकसद है वो बहुत पायस है, उसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन होता है उस टाइम पे जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं वो आ जाती हैं। इन्फ्रिंजमेंट की प्रॉब्लम आ गई, उसमें ये भी प्रॉब्लम आ गई कि अगर पेपर लीक हो गया, तो अब पेपर एक ही है और वो लीक हो गया, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ इश्यूज, उस तरह के इश्यूज आ गए। बट मकसद अच्छा था। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है एनटीए के बाद, दैट इज यूजीसी। यूजीसी को का जो एक रोल है हमारे देश में की एजुकेशन में, पहले बड़ा महदूद सा था, छोटा सा रोल था, ग्रांट्स प्रोवाइड करना। और आप देखें तो ये आजादी के जस्ट बाद यूजीसी का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया था। ये एक 1956 में इस इंस्टीट्यूशन को जो है वो बड़े मतलब यूजीसी एक्ट के तहत फुल फ्लेजेड बना दिया गया, जबकि इंस्टीट्यूशन जो यूजीसी है वो 1953 में ही, बल्कि जो इसकी डेट है 28 दिसंबर 1953 में ये इंस्टीट्यूशन जो है वो डेवलप किया गया। उसके बाद 56 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत इसको एक रेगुलराइज इंस्टीट्यूशन बना दिया गया। इसका रोल ये था कि ये हायर एजुकेशन लेवल पे, जिसको हम लोग जो अक्सर टर्शियरी एजुकेशन भी कहते हैं, सीनियर सेकेंडरी लेवल तक तो स्कूल एजुकेशन में आ गया भाई, प्राइमरी है, अपर प्राइमरी है, जिसको मिला के एलिमेंट्री कह दिया, उसके बाद फिर आ गया आपका मिडिल स्कूल, उसके बाद फिर सेकेंडरी, फिर सीनियर सेकेंडरी, और उसके बाद जब कॉलेज लेवल पे आप जाते हैं तो उसको हम लोग टर्शियरी एजुकेशन भी कह देते हैं। तो यूजीसी का जो काम था वो हायर एजुकेशन के लिए ग्रांट्स प्रोवाइड करना, जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको डेवलप करने के लिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनका मैन पावर हो, एवरी सिंगल थिंग, उसके लिए जो ग्रांट्स प्रोवाइड करना, वो क्वालिटी एश्योर करना, सब कुछ यूजीसी का काम था। और इसका जो हेड ऑफिस है दिल्ली में है, जाकिर हुसैन मार्ग जो है, अगर आप लोग आईटीओ पे जाएं तो आईटीओ में आपको
यूजीसी की बिल्डिंग और हंस भवन है वहीं पे। मैं अक्सर जाया करती थी क्योंकि मैं स्वयं के कोर्सेज को डेवलप कर रही थी, और यूजीसी के जो पीजी कोर्सेज थे उस स्वयं के ऊपर पीजी कोर्सेज यूजीसी ने ही उसका जो पूरा डेवलपमेंट है वो कराया था। तो मैं बहुत जाती थी जब मैं एनसीईआरटी में थी, तो मुझे इसकी सारी लोकेशन वगैरह बड़ा अच्छे से याद भी है। आईटीओ में यूजीसी है, उसी के थोड़े से दूरी पे हंस भवन है जो एनसीटीई का हेड ऑफिस है। इस इंस्टीट्यूशन का रोल मल्टी फेसेटेड हो चुका है आज की डेट में। ये इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन लेवल पे ग्रांट्स प्रोवाइड करने के साथ साथ तमाम दूसरे काम, जैसे कि एक्रेडिटेशन करने के लिए उनकी अलग एक एजेंसी है। यूजीसी का एक लाइब्रेरी कंसोर्शियम भी है जिसका नाम इनफ्लिबनेट है। उसका अगर आप हेड ऑफिस कभी गांधीनगर जाएं, वहां पे गांधीनगर में इनफ्लिबनेट सेंटर है। इनफ्लिबनेट सेंटर में वो एक लाइब्रेरी कंसोर्शियम है ऑफ यूजीसी। तमाम जो इंडिया की लाइब्रेरीज हैं उन सब का हब है वहां पे। और वहां पे एक बाइसेक सेंटर है जहां से जो हम लोगों के का जो स्वयं प्लेटफॉर्म है, और इसके अलावा एक प्रोजेक्ट था पीजी पाठशाला, ई पीजी पाठशाला, उस सबके जो उसका जो सारा प्रोग्राम्स का हब था वो वहीं पे था बाइसेक में। इनफ्लिबनेट सेंटर उसको गवर्न करता था, वो यूजीसी के अंदर आता है। यूजीसी का एक और इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम शायद सुना हो आपने, उसका नाम है सीईसी, कंसोर्शियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन। वो जो सेंटर है यूजीसी का, वो एजुकेशनल कंटेंट को डेवलप करता है, एजुकेशनल कम्युनिकेशन के लिए हायर एजुकेशन लेवल पे वो काम करता है। वो एनसीईआरटी के पीछे ही उसका दिल्ली में ही हेड ऑफिस है सीईसी। और यूजीसी जो है वो जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन उन कोर्सेज को यूजीसी अगर अप्रूव करेगा तभी वो कोर्सेज वैलिड माने जाएंगे, नहीं तो वो इनवैलिड होते हैं। यूनिवर्सिटी का जो एफिलिएशन है या यूजीसी का के ही जरिए सभी यूनिवर्सिटीज को एक तरह से वैलिडिटी मिलती है। अगर वो यूनिवर्सिटी यूजीसी की लिस्ट में नहीं है तो फेक यूनिवर्सिटी मानी जाती है। इसके अलावा इवन द जर्नल्स, हम लोगों को जब पब्लिकेशन करना होता है तो हमें देखना होता है कि यूजीसी की जो लिस्ट है उसका नाम है केयर लिस्ट। वो जो एसएनडीटी यूनिवर्सिटी पूना में जो एसएनडीटी नहीं सॉरी सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे, केयर लिस्ट का जिम्मा उनके पास है उसको डेवलप करने का। तो जितने भी जर्नल्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, उन सभी जर्नल्स को यूजीसी के लिस्ट में आना होता है। अगर उन जर्नल्स में हम पेपर पब्लिश करते हैं तो हमें एपीआई स्कोर मिलता है, और उन पेपर्स को बेहतर माना जाता है। तो यूजीसी के बहुत सारे मल्टी फेसेटेड काम, बट ये हायर एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में। इसके बाद देखिए द नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन। ये इंस्टीट्यूशन, इसका जो रोल है, एनआईओएस, इसका जो रोल है ये हमारे देश में ना बहुत अहम है। मैं मानती हूँ कि अगर हम एनआईओएस को रिमूव कर देते हैं तो बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाएगा इंडिया की एजुकेशन में, खास करके स्कूल एजुकेशन। जैसे कि इग्नू को रिमूव कर दें तो शायद हायर एजुकेशन के एरिया में एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। ये ओपन स्कूलिंग का जो सिस्टम है उसकी वजह से मैक्सिमम वो लोग जिनको मजबूरन कई बार जल्दी काम करना शुरू करना पड़ता है, बट एक स्टेज आने पे जब वो अर्न करने लगे और उन्हें लगा कि नहीं अब हम थोड़ा पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर लें, उन लोगों के लिए ये एक बिल्कुल डूबते को तिनके का सहारा वाली चीज। और इस इंस्टीट्यूशन ने अपनी स्ट्रेंथ को साबित किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन 10th और 12th के एग्जाम्स एनआईओएस के जरिए दे करके अपनी जो स्कूल एजुकेशन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। एनआईओएस सिर्फ इतना ही नहीं कि सिर्फ स्कूल एजुकेशन, बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जो एनरिचमेंट कोर्सेज कहलाते हैं। अभी ये लोग सामर्थ्य करके एक प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं जो कि टीचर्स के लिए, जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए। बहुत सारे और दूसरे प्रोग्राम्स हैं, अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको उसकी लिस्ट मिलेगी। और इनका जो है वो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन होता है। तो अगर स्टूडेंट को कभी भी किसी भी टाइम पे ऐसा लगता है कि वो कोई कोर्स करना चाहता है, अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता है, छूट गया था वो
उसको फिर से अपनी एक तरह से सर्टिफिकेशन हासिल करना चाहता है, तो वो आके रजिस्टर करे और वो इवन ऑन डिमांड एग्जाम के लिए रिक्वेस्ट करके एग्जाम दे सकता है और अपनी जो अपना सर्टिफिकेशन है वो करवा सकता है। NIOS के बाद CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये एक अगेन एक पाइवटल रोल प्ले करता है। ये सेंट्रल लेवल पे जो देखिए हर एक सिस्टम को गवर्न करने के लिए एक बोर्ड चाहिए होता है, जहां से जो सेंटर हो, जहां से चीजें परकोलेट हो। जैसे हायर एजुकेशन के लिए UGC है, वैसे ही जो कंटेंट डेवलपमेंट है, मटेरियल डेवलपमेंट है, ट्रेनिंग, इन सब के लिए स्कूल लेवल पे NCERT है। और जो जब हमें इम्प्लीमेंट करना है, स्कूल्स को किसी बोर्ड के साथ एफिलिएट करना है और चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए बोर्ड्स की जरूरत है, स्कूल बोर्ड्स की जरूरत होती है। तो the biggest, the largest number of students, they are enrolled under this Central Board of Secondary Education, जो कि इंडिया के साथ साथ और भी दूसरे कंट्रीज में, जैसे दुबई में भी इसका एक रीजनल सेंटर है और बहुत सारे और जगहों पे। इंडिया में तो बहुत सारे रीजनल सेंटर है। अगर आप CBSE डालेंगे और ये मेन वेबसाइट पे आएंगे तो आपको इसकी जो तमाम डिटेल्स हैं वो इधर से मिलेंगी। इन्होंने बहुत सारा और भी काम किया हुआ है। ये बहुत सारे करिकुलम्स भी डेवलप करते हैं। इन्होंने AI का करिकुलम अभी रिसेंटली डेवलप किया है और बहुत सारे दूसरे इनिशिएटिव्स हैं। मैं देखती हूँ कल, अगर क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम डिस्कशन के लिए छोड़ना है, मैं बस 5 मिनट में ये कंप्लीट करके फिर डिस्कशन के लिए जो सेशन है उसको ओपन कर दूंगी। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, इतनी चीजें हैं जो यहाँ पे डेवलप्ड है और इतना काम इन लोगों ने किया हुआ है। बट दिस इज फॉर स्कूल लेवल, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड। जो डिफरेंट स्कूल्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। इसके अलावा और ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि अगर आपने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स का नाम सुना हो, EMRS जिसे कहते हैं शॉर्ट में, ये जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है, जो नेशनल सोसाइटी फॉर नेस्ट कहलाती है, नेशनल सोसाइटी फॉर ट्राइबल एजुकेशन, ऐसे ट्राइबल नेशनल एजुकेशन NES नेस्ट कहलाती है, नेशनल एजुकेशनल सेंटर फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, ऐसे करके एक सोसाइटी सी है जो ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंडर आती है। उनके अंडर बहुत सारे स्कूल्स हैं, करीब 900 से ऊपर स्कूल्स हैं पूरे इंडिया में, जो कि EMRS स्कूल्स कहलाते हैं। वो भी क्योंकि सेंट्रली गवर्न है, तो वहां भी ये CBSE जो का बोर्ड जो है वो उसी के अंडर आते हैं। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, नवोदय विद्यालय संगठन, और जो CBSE के बोर्ड के स्कूल्स हैं वो तो नहीं, ये सारे के सारे CBSE की एजीज में आते हैं। इनका जो एग्जामिनेशन है, इनका जो करिकुलम है, एवरीथिंग जो CBSE जिसको मानती है उसके हिसाब से ये सारे स्कूल चलते हैं सेंट्रल लेवल पे। फिर जो स्टेट बोर्ड्स हैं वो तो अलग अपनी अपनी जगह पे हैं। इसके बाद देखिए जो कुछ और बोर्ड्स हैं जो इंडिया में रनिंग है CBSE के अलावा, वी हैव गॉट ICSE बोर्ड। जो ICSE बोर्ड है उसको जो ये आप देखिए, अगर मैंने इस साइट को यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है, वो काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेशन एग्जाम्स, जो this is basically the institution which comes under the aegis of the ICE। इनका जो बोर्ड है उसको ICSE बोर्ड भी कहते हैं, CISCE। ये इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है और मेरी भी शुरुआती एजुकेशन ICSE बोर्ड से ही हुई है। इनका थोड़ा सा जो लेवल होता है वो हायर साइड में होता है और इसके मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं। जो ये ICSE बोर्ड है, इसकी जो बुक्स हैं वो भी डिफरेंट है। ये अपनी बुक्स खुद डेवलप करते हैं, इनका अपना करिकुलम है। थोड़ा सा अपर साइड, अगर आप CBSE बुक को और ICSE बुक को कंपेयर करेंगे, किताबों को रख करके अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपको काफी डिफरेंस देखने मिलेगा। ICSE बोर्ड की किताबों को थोड़ा सा आप मुश्किल तरफ पाएंगे, CBSE बोर्ड की किताबों को आप थोड़ा सा आसान पाएंगे। बट ये भी अपना एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जितने भी इंस्टीट्यूशंस इनके अंडर आते हैं, उनके एग्जामिनेशन कराना और सारा कुछ काम जो है
ये लोग खुद करते हैं, अपनी क्वालिटी को ये मेंटेन करते हैं, इन्होंने अपने बेंचमार्क्स बना रखे हैं, और ये बहुत सालों से 1958 ऑनवर्ड्स इंडिया में इनके इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बोर्ड है वो जो इंटरनेशनल बैक्लरेट भी कहलाता है, IB, ये एक इंटरनेशनल बोर्ड है जिसके अंडर बहुत सारे स्कूल्स आते हैं ओवर लाइक थ्रू आउट द वर्ल्ड देयर आर सो मेनी स्कूल्स, अ फ्यू ऑफ द स्कूल्स अंडर दिस IB जो बोर्ड है उसके अंडर जो स्कूल्स, कुछ स्कूल्स इंडिया में भी हैं, दे ऑल्सो फॉलो अ डिफरेंट करिकुलम, इनका अपना वे है जिसमें ये पढ़ाई कराते हैं। जो स्टैंडर्ड है वो इनका काफी हायर साइड में रहता है क्योंकि इंटरनेशनली गवर्नड होता है। तो ये लोग जो हैं वो अपने बच्चों को इस तरह से तैयार कराते हैं कि जो पीसा एक जो एग्जाम्स है ना, जो इंटरनेशनल लेवल पे टेस्टिंग करने के लिए होते हैं, जैसे जिसमें इसको एक बहुत अहम एग्जाम है जिसको हम पीसा कहते हैं, पीसा है, टिम्स है, पर्ल्स हैं, ये सारे जो इंटरनेशनल टेस्टिंग करने के वाले एग्जाम्स हैं, ये इस तरह से तैयार करते हैं अपने बच्चों को कि बच्चे किसी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में जाएं तो वहां पे वो एट पार हो और इन एग्जाम्स में भी वो बच्चे अच्छा कर सके। तो दे आर ऑल्सो प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर स्कूल सिस्टम एंड इंडिया का जो एजुकेशन है उसमें काफी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो कैम्ब्रिज सोसाइटी है, कैम्ब्रिज जो है, ये भी एक इंटरनेशनल एजुकेशन का सिस्टम है। इनका अपना अलग वे है जिसमें इनके जो स्कूल्स हैं अपने करिकुलम को फॉलो करते हैं। कुछ स्कूल्स इंडिया में भी मौजूद हैं। तो मैं इतने पे ही कवर करती हूँ, क्लोज करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं होना चाहिए। अब अगर किसी को कुछ सवाल पूछने हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, आप अपने सवाल पूछ मैम, सकते हैं। इससे पहले कि मैं सेशन ओपन करूं, मेरा एक सवाल था मैम। आपका मैम जी काफी ह्यूज एक्सपीरियंस है मैम, तो एज ए टीचर, एजुकेशन या कंसल्टेंट प्रैक्टिसेस, अपने पर्सपेक्टिव को मैम कैसे बिल्ड करना चाहिए अगर हम हायर सेकेंडरी में एंगेज हैं, या जैसे एनसीईआरटी के बारे में आपने इतना डिटेल बताया एनसीईआरटी को, तो जी। पर्सपेक्टिव कैसे बिल्ड करना चाहिए कि क्लासरूम में हम बच्चों को एकदम क्वालिटी एजुकेशन दे सकें मैम? बस ये मेरा सवाल था। जी मैम। मुझे ये लगता है कि हम लोग जब भी कोई चाहे वो पर्सपेक्टिव बिल्ड करने की बात हो या एनरिचमेंट की बात हो, अगर हम बिल्कुल अच्छे से घूमते रहेंगे, मतलब जाएंगे, चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे, सिस्टम्स को एक्सपीरियंस करेंगे। किसी एक सिस्टम को अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। हर सिस्टम के अंदर कुछ चीजें अच्छी हैं जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन हर सिस्टम की अपने अपनी खसूसियात हैं। तो एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। जब भी मौका मिले तो आप विजिट कर लीजिए, आप उस सिस्टम के का जो करिकुलम है उसको देख लीजिए, उसमें क्या उसका विजन मिशन, अब तो इतना आसान हो गया है, आप वेबसाइट पे चले जाइए और वहां पे उनका विजन मिशन, उनके जो इनिशिएटिव्स हैं, क्योंकि हर एक सिस्टम नए नए इनिशिएटिव्स लेकर रहता है। अब जैसे पॉलिसी जब आई तो उसके बाद सभी को बोला गया कि आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कीजिए। सीबीएसई ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का करिकुलम फ्रेमवर्क दे दिया, हालांकि उन्होंने पहले ही दे दिया था, बट जब वो पॉलिसी आई और उसमें उसको रिकमेंड किया गया कि ये करना पड़ेगा, कोडिंग करनी पड़ेगी या एआई को यूज करना होगा, तब देखा गया कि तो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो जो इन इंस्टीट्यूशंस ने जो डेवलपमेंट किया है उनकी जानकारी होना और प्रैक्टिकल लेवल पे अगर कभी मौका मिले एक्सपीरियंस करने का तो वो जरूर करना चाहिए। घूमना चाहिए, जगहों पे जाना चाहिए। अगर कभी किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने का मौका मिले, चाहे भले ही वो हमारे सिस्टम का ना हो, दूसरा सिस्टम हो, जाइए जाइए, उसको एक्सपीरियंस कीजिए। क्या अच्छी चीज है जो आपको मिल जाएगी, आप कैसे उसको उसकी निस्बत जो है वो अपने वाला जो हम जिसको फॉलो कर रहे हैं उसके साथ कैसे उसे कंपेयर कर सकते हैं। ये इवन अगर कभी मौका मिले तो आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी देखना चाहिए, कैसे वहां पढ़ाई होती है, क्या सिस्टम वो लोग फॉलो करते हैं, ऐसा क्या करते हैं जिससे कि वो डेवलप कर दे। फिनलैंड भेजते रहते हैं ना, ये सुना है दिल्ली गवर्नमेंट वाले, पहले जी हम जी लोग जी सोचते जी हैं कितना मैम। पैसा हाँ बर्बाद होता जी है, कितना पैसा बर्बाद जी करते हैं, भेज देते हैं वहां। कई बार जी। ऐसा होता है जब एससीईआरटी जाती हूँ मैं, अक्सर ही कई सारी कमेटी की मेंबर हूँ तो अक्सर जाना पड़ता है। जब वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जैसे कुछ किसी बात पे बात चली तो उन्होंने बताया फिनलैंड में ऐसे हो रहा था,
अभी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे कुछ लिख रहे थे, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स के ऊपर एक कोई पेपर लिख रही थी मैं, तो डिस्कशन हो रहा था। अब वो वहाँ की एक टीचर है SCRT की, अभी रिटायर हो गई हैं, बट उनको जाने का मौका मिला था फिनलैंड, तो मैंने सिंगापुर का सिस्टम स्टडी किया हुआ था, बट उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस बताया कि फिनलैंड में ऐसे ऐसे होता है, इस तरह से प्रोफेशनल डेवलपमेंट कराते हैं, ऐसे टीचर ट्रेनिंग कराते हैं। जब वो उनकी जबानी सुना तो मुझे काफी एनलाइटनमेंट जैसे हुआ कि अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो आप दूसरों की बातों को सुनना, दूसरों के सिस्टम को देखना सुनना, चाहे आप अप्रिशिएटिव वे में सुन रहे हैं या सिर्फ जानने के लिए, बट उसकी जानकारी हासिल करना बहुत अच्छा होता है, और उसी से आप अपना पर्सपेक्टिव बिल्ड कर सकते हैं। आप हर चीज को एक्सेप्ट मत कर लीजिए, हर चीज को अडेप्ट करने का मकसद नहीं होना चाहिए, बट जानकारी सबकी होनी चाहिए। उसमें से हो सकता है कोई 1% आपको क्लिक कर जाए और आप उसको अपने सिस्टम में लेके आ जाए। सबको पूरा बस दूसरे को देख करके नकल करने लग जाना वो भी गलत है, लेकिन अच्छी चीजों को देख करके उसको अगर अडेप्ट कर सकते हैं तो वो करने में कोई बुराई नहीं है। मुझे यही लगता है, मेरा जो पर्सपेक्टिव बिल्डअप हुआ है अभी तक, जो कुछ भी हुआ है वो एक्सपीरियंसेस की वजह से ही हुआ है। जहां भेजा गया वहां मैं चली गई, ट्रेनिंग ली, और उससे अपनी जो एक खुद की सोच है वो डेवलप हो जाती है जब आपको जानकारी हो जाती है तो। जी मैम, थैंक यू। मैं सेशन ओपन कर रहा हूँ, आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग मैडम, I am Professor here, representing management CBSE school. Madam, we have our own CBSE school at Chennai City. Can we have integrated courses along with the CBSE school? Is it possible, madam? I was throughout the session, I was speaking in Urdu. Were you been, was it possible for you to comprehend, sir? I was not having this idea that there are teachers even from Chennai region. I'm so sorry. Was you like it? Was it possible for everyone to get whatever I was saying? Madam, can you translate in Urdu? Okay, it means that Urdu is better off. अच्छा ठीक है, फिर तो सही है। मतलब मुझे अभी अचानक से ये लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे इंग्लिश में की सारी बात करनी चाहिए थी, क्योंकि सवाल ये था, बाइलिंगुअल क्या था? ठीक था मैम, समझ में आ रहा है। जी। सवाल यह है, मैं CBSE स्कूल रिप्रेजेंट करता हूँ चेन्नई सिटी से। हम क्या इंटीग्रेटेड कोर्स इंक्लूड कर सकते हैं क्या स्कूल लेवल में? सर, मैं आपको एक बिल्कुल जो आने वाले वक्त में आप इस चीज को का आपको एविडेंस मिलेगा, आगे चल के करना पड़ेगा। अभी फिलहाल धीरे धीरे चीजों को इनिशिएट किया जा रहा है। इस सब का जो एक ढांचा है वो तैयार हो रहा है। देखिए, NEP ने कह दिया है, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसने कह दिया है दैट देयर विल बी नो हार्डकोर लिमिट्स। बिल्कुल ऐसे नहीं होगा कि बच्चा जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही पढ़े, बच्चा जो है वो म्यूजिक नहीं पढ़ सकता फिजिक्स के साथ, ये सब चीजें खत्म हो गई हैं। ये बोल दिया है कि कर सकता है, लेकिन right now we don't have a system which is conducive enough कि anybody who is willing to take a subject of science as well as subject of arts can come and take a course of that type from any of the schools, क्योंकि अभी हमारा जो सिस्टम है वो पूरी तरह से अपने आप को अडेप्ट इस हिसाब से नहीं कर पाया है। बट इन फ्यूचर हमें ये करना पड़ेगा और तैयार हो रहे हैं। इस तरह का जो एक खाका है वो इंस्टीट्यूशंस रेडी कर रहे हैं, which is going to be given to the institutions who are working at the ground level। तो अब ये चीजें आगे चल के करनी पड़ेंगी, जहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्सेज, जैसे हम लोग हैं टीचर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को जब बोला गया कि आपको ITEP लेके आना है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, there were so many institutions who were reluctant, नहीं, we were not in a position to do that। But now when it is said that 2030 तक सबको कर लेना है, तो जब कह दिया गया कि कर लेना है, इंस्टीट्यूशंस को अपने आप को रेडी करना पड़ेगा, एंड वी हैव टू गो फॉर गेटिंग अ वे। रास्ता हर चीज का निकल आता है और निकल आएगा, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव सीन दैट दीज इंटीग्रेटेड कोर्सेज आर रनिंग इन द RIs। वी हैव गॉट जो तशबीह है वो हमारे सामने, ये पॉसिबल है। और कैसे इसको पॉसिबल करना है तमाम इंस्टीट्यूशंस में,
इसके लिए तरीके तैयार किए जा रहे हैं। इवन इन स्कूल्स दिस इज गोइंग टू हैपन, बट इट इज गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये भी बात मैं बता दूं आपको, बिकॉज व्हेन वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो काम आसान हो जाता है। स्वयं है ये जो इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ई कंटेंट को डेवलप कर रहे हैं, उनको अगर हम देखते हैं, उनकी अगर असिस्टेंस लेते हैं तो हमें ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज चलाना आसान हो जाएगा। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको द थिंग्स विल बी डीमिस्टिफाइड, होना तो है जी। Thank you, madam. Thank you. इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? जी, और किसी का सवाल है क्या? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल खदीर बेग है, मैं कर्नाटक से हूँ जी। तो मेरा सवाल यह है कि हमें मालूम है कि हमारी जो रियासत जो कर्नाटक है, यहाँ पर जो सीबीएसई और आईसीएसई जो सिलेबस वाले जो स्कूल्स हैं वो ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स कहलाते हैं यहाँ पर। तो इन स्कूल्स में जो फाइनेंशियल जो अनफिट जो तलबा और तालिबात होते हैं जी। तो वो बच्चे इस तरह के सिलेबस से इस तरह के स्कूल्स में जाकर एक क्वालिटी एजुकेशन हासिल करने के लिए महरूम हो रहे हैं। तो इन तलबा के लिए हम यहाँ पर किस तरह से हम तालीम से उनको आरास्ता करा सकते हैं, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल यह है, मैं भी एज एक साइंस टीचर हूँ, तकरीबन मेरी भी 20 साल क्या है तजुर्बा है पढ़ाने में, एमएससी बीएड हूँ मैं। तो टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट जो कमेटी होती है स्टेट लेवल या नेशनल लेवल में, हम इसमें किस तरह से इन्वॉल्वमेंट होकर क्या कमेटी में हम ज्वाइन कर सकते हैं, क्या उसके तरीके कार क्या हो सकते हैं? जी जी। पहला सवाल आपका है रिलेटेड टू द क्वालिटी एजुकेशन of the students who are studying in the schools run by the state boards. I think I'm right. आपका यही सवाल था, कैसे उन्हें क्वालिटी प्रोवाइड की जाए जो स्टेट बोर्ड्स के अंडर जो बच्चे पढ़ रहे हैं डिफरेंट सीबीएसई और आईसीएसई में जो गरीब तलबा उन सिलेबस से जो महरूम हो रहे हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पर डोनेशन जो ज्यादा होता है, तो इस मद्देनजर से हम क्या कर सकते हैं उन बच्चों के लिए? एक तो पहला रास्ता ये है कि उस जो भी स्टेट है, जिस स्टेट में आपका स्कूल है, उस स्टेट की जो SCERT है उससे आप राब्ता कायम कीजिए, और जो इनिशिएटिव्स हैं जो नेशनल लेवल से होते चले आ रहे हैं, उन सबको ना SCERT को जिम्मा दिया जाता है कि वो अब स्टेट के अंदर जो इवन जो स्टेट बोर्ड के स्कूल्स हैं, जो सरकारी स्कूल्स हैं, वहां पे हर काम की अपडेटिंग करें। होता क्या है कि SCERT को के पास बहुत सारे काम होते हैं, तो वो लोग जो उनसे राब्ता कायम करते हैं वहां तक तो वो इनिशिएटिव्स पहुंचाते। आप ट्रेनिंग के लिए कहोगे, SCERT को करानी पड़ेगी ट्रेनिंग। आप अगर अपने स्कूल के टीचर्स की एक पर्टिकुलर एरिया की ट्रेनिंग कराने को कहेंगे, ICT ट्रेनिंग कराने को कहोगे, आप ICT में लेटर लिख के भेजिए, ये आप जो SCERT है उसमें लेटर लिख के भेजिए कि मेरे स्कूल के सभी टीचर्स की, मेरा स्कूल इस बोर्ड के अंडर आता है और उनकी ICT की ट्रेनिंग करानी है। आप जिस चीज के लिए, मैं जस्ट एक मिसाल दे रही हूँ, वो लोग वो ट्रेनिंग आपको देंगे करा के, लिख के देना पड़ेगा सर, वर्बल कुछ नहीं होता। हमारे कंट्री में अगर आपको कोई काम कराना है तो आपको रिटन थ्रू प्रॉपर चैनल आपको एक रिक्वेस्ट प्लेस करनी पड़ेगी। उसके बाद आप देखिए कैसे नहीं होगा काम। क्वालिटी इंप्रूव करना है, पहले टीचर्स की ट्रेनिंग कराइए, क्योंकि यही सबसे बड़ा फेल्योर का रीजन। हम लोग तो बहुत सारे रिसर्चेस करते, PhD कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे हम लोगों के अंडर, तो जब रिसर्चेस का नतीजा जो आता है उसमें ये बात बार बार निकल के आती है कि टीचर्स के ट्रेनिंग ना होने की वजह से मैक्सिमम स्कीम्स फेल हो जाती हैं। आपने बड़ा बड़ा सिस्टम दे दिया उठा करके, बहुत अच्छे से किताबें और अच्छा स्कीम लागू कर दिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट जो ग्राउंड लेवल पे करेगा टीचर, उसको ट्रेन नहीं किया, तो वो कैसे ग्राउंड लेवल पे जो छोटे बच्चे हैं इनको कैसे वो बता सकता है, समझा सकता है? अल्टीमेटली क्या होता है कि वो चीजें जो दी गई हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया हो या वो कंटेंट दिया गया हो, वो सब ठंडे बस्ते में चला जाता है, रिडंडेंट हो जाता है।
टीचर्स की ट्रेनिंग पे आप फोकस करवाइए, आपका क्वालिटी अपने आप बढ़ जाएगा। दूसरी चीज आपने कही टेक्स्ट बुक के लिए कि टेक्स्ट बुक की कमेटी में आप कैसे जा सकते हैं। अभी नई टेक्स्ट बुक्स डेवलप हो रही हैं एनसीईआरटी में, और उसके लिए जो कमेटीज हैं वो भी बन रही हैं। उन कमेटीज को बनाने का जो तरीका है वो ये होता है कि जैसे किसी भी एरिया में, मान लीजिए साइंस की ही किताब है, तो उसमें क्या करते हैं कि हर एक लेवल से, ज्यादातर टीचर्स स्कूल के होते हैं बट कुछ यूनिवर्सिटी के टीचर्स भी होते हैं जिनको इनवाइट किया जाता है। वो जो कोऑर्डिनेटर होता है एनसीईआरटी के डिपार्टमेंट का, कई बार वो होता है, वो उनकी जानकारी में जो लोग हैं, या कभी उन्होंने ट्रेनिंग के लिए बुलाया था और पता चला कि वो टीचर बहुत अच्छा है, तो उस टीचर को अपनी बोर्ड में रखते हैं। और नहीं तो ये भी किया जाता है कि अपने एरिया में जो बहुत नामचीन लोग हैं, जिन लोगों ने कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया है जिसकी वजह से कोई फर्क पड़ गया, चेंज आया, उन लोगों को, जैसे मैंने देखा अभी एक टेक्स्ट बुक की कमेटी का, को मैं जस्ट देख रही थी, वर्ल्ड अराउंड अस की किताब बनी है, 3rd स्टैंडर्ड की ईवीएस की किताब को चेंज किया गया, उसका नाम है वर्ल्ड अराउंड अस कर दिया गया। तो मैं उसकी कमेटी को एक बार एक नजर देख रही थी। इवन शंकर महादेवन इज द पार्ट ऑफ दैट कमिटी। ही इज अ रिनाउंड म्यूजिशियन, ही हैज डन like kind of extraordinary work in the area of music, so he was also there. so ये अगर कभी कोई ट्रेनिंग की किसी तरह से, आपका जो सीवी है, आपका जो कैंडिडेचर है, वो वहां के लोगों को पता होना चाहिए। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि बोला जाता है, स्टेट्स को बोला जाता है कि आप अपनी टीम बना करके दीजिए जो कि जो टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट की कमेटी होगी उसका हिस्सा बनेगी, तो वहां से नॉमिनेट करना होता है टीचर्स को। तो इस तरह से करते हैं। इसके अलावा देखिए एक और तरीका है, जो एनसीईआरटी की साइट है उस पे हमेशा फीडबैक का एक सेक्शन है, वो हमेशा ओपन रहता है। तो अब कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई टेक्स्ट बुक देखी और आपको ऐसा लगता है कि उसमें कोई चीज है जो आप, जिसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं, तो आप वहां पे जाके अपना फीडबैक दे सकते हैं, फिर फीडबैक रजिस्टर करा सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं। आप पार्ट बनना चाहते हैं, यू कैन राइट टू देम। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू गेट चोजन फॉर द डेवलपमेंट टीम ऑफ एनी ऑफ द टेक्स्ट बुक्स। ई कंटेंट डेवलपमेंट के लिए भी वहां पे बहुत सारा काम होता रहता है। जैसे पीएमई विद्या है, उस पे ई कंटेंट डेवलपमेंट के लिए वो अक्सर जो लेटर्स हैं, वो आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि एमओयूज के लिए लिखा आ रहता है कि इस डेट तक आप अपना कंटेंट डेवलप करके भेज सकते हैं। तो आप विजिट कीजिए वेबसाइट पे, उस पे अक्सर वो है लोगों के लिए कि कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है किसी भी प्रोग्राम के लिए, वो लिख के आता रहता है, और ऑफर्स भी रहते हैं कि आप आइए और आकर के इसका पार्ट बनिए। तो इस तरह की चीजों के लिए वेबसाइट्स को विजिट करते रहना चाहिए। और अगर वहां पे कभी भी ऐसा है कि आप वॉलंटियर कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, तो यू कैन गो फॉर वॉलंटियरिंग। तो इस तरह से आपको थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा, वेबसाइट्स को विजिट करना पड़ेगा, देन यू कैन लाइक प्लेस योर पार्टिसिपेशन। जी, और किसी का सवाल है? हम आखिरी 1-2 सवाल और ले लेते हैं बस। और किसी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। Ma'am, during your presentation, as you compared two boards, ICSC and CBSC, and you concluded that the level of ICSC is much higher than CBSE. So I would like to know the comparison of ICSC and IGCSE board with your view. देखिए, मेरा जो खुद का, मैंने क्यों कहा ये Yes. चीज, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने आपको जी, बताया जी, मेरी yes. शुरुआती तालीम है वो आईसीएससी बोर्ड से हुई है, तो मैंने आईसीएससी, और फिर उसके बाद की जो तालीम है वो सीबीएसई बोर्ड से हुई है, बेसिकली यूपी बोर्ड से हुई है। यूपी की रहने वाली हूँ तो यूपी बोर्ड से हुई है, लेकिन यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं वो सीबीएसई बोर्ड की किताबों को भी रेफर करते हैं। तो मैं इस कंपैरिजन को मैंने खुद किया है, और मेरे घर में मेरे जो बाकी भाई बहन हैं, जैसे मेरा भाई जो है वो आईसीएससी बोर्ड से ही, उसकी पूरी तालीम आईसीएससी बोर्ड से हुई है, तो उसकी किताबों को, मेरा तो बोर्ड चेंज हो गया था बट उसको, चूंकि छोटा भाई है तो उसको पढ़ाती थी मैं, तो उसकी बुक्स को देखती थी। वहां पे उसकी जो 6th क्लास की बुक्स थी उसमें जो कंटेंट होता था, खास करके साइंस और मैथ्स का कंटेंट, मैं उसको अगर कंपेयर करूं सीबीएसई बोर्ड के
8th के कंटेंट के साथ। कई बार तो ऐसा भी कुछ चैप्टर्स में तो जो कंटेंट था वो 6th क्लास की बुक में जो कंटेंट था और 10th क्लास की बुक में जो CBSE बोर्ड की बुक में कंटेंट है ऑलमोस्ट सिमिलर मिला। काफी जो दायरा था कंटेंट का, लैंग्वेज का, क्योंकि इंग्लिश मीडियम की किताबें होती हैं ICSE बोर्ड की, लैंग्वेज जो थी उसकी जो उसका जो लेवल है उसमें फर्क देखने को मिला। ज्यादा मुश्किल किताबें लगी ICSE बोर्ड की इन कंपैरिजन टू CBSE बोर्ड। जो IGSE बोर्ड की आपने बात की उसका मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं, मैंने उससे I would like to put one more follow-up question with your kind permission. Yeah. जैसे अभी आपने कहा है कि वो जो कंटेंट आपने कंपेयर किया है, so only comparison of content level much matter more, or we should stress on the method of teaching the content? Yes. Method of teaching is far better in CBSE system. मैं आपको बताऊं क्यों। जो ICSE बोर्ड की किताबें हैं, क्योंकि उनका जो डिफिकल्टी लेवल है वो ज्यादा है, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है बच्चे को रोट मेमोराइजेशन की तरफ टिल्ट होना पड़ता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताता है, रोट मेमोराइजेशन की तरफ टिल्ट होना पड़ता है बच्चे को। लेकिन जब आप डिफिकल्टी लेवल को कम कर देते हैं और जो पेडागोजी है, जो मेथड है टीचिंग का, उसको थोड़ा एक्सप्लिसिट साइड पे कर देते हैं, थोड़ी लिबर्टी रहती है, बच्चे के पास वक्त भी रहता है, इतना ज्यादा उसको नहीं पढ़ाई करनी है, तब वो और दूसरे जो कंस्ट्रक्टिव मेथड है उनकी तरफ जाने लगता है। मुझे मेथड ज्यादा पसंद आया CBSE का, मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस कहता है। ऑल्दो माय ब्रदर हैज डन सो वेल, उसने बहुत अच्छा ICSE से पढ़ने के बाद वो IIM बैंगलोर से पढ़ाई किया और अभी वो बहुत हायर लेवल पे काम कर रहा है। Actually, मैंने SCRT books भी refer किया है. Books are like the books, if you compare, the difficulty level is too much that at times we feel that the books like the students are so much involved only in the books and the education which is related to the content. Rest of the activities are somehow not much emphasized, although in case of CBSE डिफिकल्टी लेवल को हम थोड़ा सा कम करते हैं, लेकिन और जो दूसरी एक्टिविटीज हैं उनको भी शामिल करते हैं। उस शमूलियत की वजह से बच्चों को और भी बहुत सारे चीजों में हिस्सा लेने का मौका मिलता है और बच्चों की पर्सनालिटी में और भी हम देखते हैं बेहतरी होती है। और हर तरह के बच्चे, हर सोशल सेक्शन के बच्चे भी उसमें पढ़ाई कर पाते हैं। ICSE बोर्ड की जो पढ़ाई है उसमें उसकी जो किताबें हैं डिफिकल्टी लेवल इतना ज्यादा है कि मैक्सिमम टाइम्स हम देखते हैं कि हायर जो साइड है बच्चों का, जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा में हायर लेवल पे हैं, वही लोग जा पाते हैं। कंटेंट बल्क है बहुत। जी, बल्क बहुत ज्यादा है। जी जी। एक्चुअली मैम, मैं जैसे आपने कहा एक्सपीरियंस लेते रहना चाहिए, तो मैंने लिया है, स्टेट बोर्ड का तो है, CBSE का भी है, लेकिन मेथोडोलॉजी जैसे अभी आपने भी एडमिट किया है एज पर योर एक्सपीरियंस के CBSE का जो मेथोडोलॉजी है वो बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने CBSE को IGSE से भी कंपेयर किया है, तो मुझे ये एक्सपीरियंस आया है कि IGSE मेथड्स आर मच बेटर देन CBSE ऑल्सो। तो मैंने सोचा कि आपका भी एक बार व्यू लूं कि मेरा जो कंक्लूजन है वो ठीक है या नहीं। एक एक्सपर्ट व्यू लेना चाह रहा था आपका। थैंक यू फॉर योर काइंड व्यू। मैम, आप कुछ सवालों को हम कल भी ले सकते हैं मैम, तो आप बिल्कुल जी। तो मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज इतने अच्छा आपने प्रेजेंटेशन दिया, इतनी सारी चीजें बताई। इंशाल्लाह कल इससे भी ज्यादा अच्छा होगा जी। तो बाकी सवाल जो साथियों के वो कल के लिए रख सकते हैं प्लीज। मैं अदनान भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दुआ पढ़िए और आज का प्लीज प्रोग्राम जी। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। और दुआ के साथ मजलिस का इख्तिताम होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन।